कर दे। जय हिंद साथियों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे। हिंदी के गुणा भाग समझ लीजिए या फिर बेसिक सी नॉलेज समझ लीजिए, जो आपको आज पता चलेगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब अपन केमिस्ट्री बड़े स्तर पर जाते हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो आप सब स्वस्थ होंगे, मैं कामना करता हूं, और पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। और जब मैं बोलूं तो मेरे बोलने पे मेरी आंखों में देख के मुझे सुनिए, और जब मैं लिखूं तो साथ साथ लिखते रहिए या फिर पॉज करके लिखिएगा। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आ जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों ध्यान दीजिए, आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं हिंदी में। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। तो जब चीजें बढ़ती हैं तो बढ़ती क्यों हैं? जिससे अपन को पढ़ने में, स्टडी करने में आसानी हो। जितना चीजें जितना डिवाइड होंगी उतनी आसानी होगी अपन को पढ़ने में। तो साथियों आज केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। रसायन शास्त्र। रसायन विज्ञान क्या है? जिसके अंतर्गत एलिमेंट्स की रासायनिक प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टी और उन पर केमिकल रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे आज। साथियों तो 1800 शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एंटोन लेवोइजर। उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, और ये है एंटोनी लेवोइजर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। और केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप यहां से पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ये बस मैं आपको आपकी नॉलेज के हिसाब से बता दे रहा हूं। मिस्र में एक मिट्टी पाई जाती है केमी, उससे रसायन विज्ञान की शुरुआत हुई, और उसका अर्थ होता है, केमी का अर्थ होता है मिस्र में काला। और एक साइंटिस्ट थे लेवोइजर, वही साइंटिस्ट जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने ही मास ऑफ कंजर्वेशन का एक लॉ दिया था। मास ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर अपने एटमॉस्फेयर में जितना भी मास है वो न तो बनाया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। जो मास है वो मास ही रहेगा, या फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है, बल्कि ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास मास ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को साथियों? तो आगे बढ़ते, अगली स्लाइड पे जाते हैं अपन। तो रसायन विज्ञान की मिस्र में खोज हुई थी, मिस्र में जन्म हुआ था, तभी से रसायन विज्ञान स्टार्ट करी पढ़ना। साइंटिस्टों ने खोज की नई नई। और रसायन विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया और रसायन विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया है। अपने अध्ययन करने को आसान बनाने के लिए ये चीजें बढ़ती है, डिवाइड होती है, जिससे अपन को पढ़ने में आसानी हो। रसायन विज्ञान भी 3 तरीके हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अपन लोग एलिमेंट्स के फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से संबंधित पढ़ाई करते हो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नॉन कार्बन कंपाउंड होते हैं उससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, है ना। अगली स्लाइड पे जाते हैं। अगली स्लाइड अपनी क्या कह रही है? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंतर्गत क्या पढ़ाई करते हैं? ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, जो आप पढ़ के भी समझ सकते हो, पर फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूं। इसके अंतर्गत अणु किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल को कहते हैं। अणु के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, और रसायन संरचना मतलब केमिकल क्रियाएं, वो केमिकल स्ट्रक्चर के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत मैंने बताया था ना कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल कंपोजिशन जो भी है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, और उस पर लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है और केमिकल रिएक्शन का उस फिजिकल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है अपनी? कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन दे रही है नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंतर्गत
मैंने बताया था ना, मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए पदार्थों के बारे में पता करते हैं। जैसे आइए मेरे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन, समझ रहे हो? कार्बन, कार्बन को डिनोट करते हैं सी से, हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं एस से। इससे मिलकर के जितने भी पदार्थ, जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं ना, वो कंपाउंड्स बनते हैं, इस कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के उन कंपाउंड्स की जो स्टडी करते हैं वो हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब कार्बनिक रसायन में। जैसे CH3 जिसको मीथेन कहते हैं, और C2H6 इथेन कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, इसके बारे में स्टडी कर, ये सारे कंपाउंड्स इस कार्बन रसायन में करते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो साथियों अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अगली स्लाइड क्या कह रही है अपनी? अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोजन, मतलब इसका कार्बनिक केमिस्ट्री का उल्टा, मतलब नॉन कार्बनिक और नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड जो भी हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर जो चीज नहीं समझ में आएगी वो कमेंट करके बता दियो, मैं अगली एक वीडियो फिर उस पर निकाल दूंगा। जैसे उदाहरण भी दे रखे हैं जो नॉन कार्बनिक कंपाउंड है और गैर हाइड्रोजनिक कंपाउंड है, उनकी स्टडी करते हैं। समझ रहे हो? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब यहां से चीजें समझने वाली, ये सारी तो हो गई डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ये सारी तो हो गई डेफिनेशन। अब यहां से आगे अपन चले तो ये सारी चीजें हैं समझने वाली, जिसको आपको समझना है और नोट करना है। जब मैं बात करूं मेरी आंखों में देखना, तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसका भार हो। कोई भी वस्तु है जिसका कोई वॉल्यूम हो और जो एक स्थान, एक एरिया कवर करे, वो होती है मैटर, वो होती है सब्सटेंस। अगर मैं आपको बोलूं मैं क्या हूं, मेरा वेट कितना है, 54 55 होगा। अगर मैं क्या हूं, मेरा एक वेट है, निश्चित वेट है कि 55 मेरा वेट है, और मैं एक वॉल्यूम कवर कर रहा हूं, स्पेस एक कवर कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? मैं मैटर हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं आपको बोलूं लाइट क्या है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे कि लाइट क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स पूछता हूं आपको कि लाइट, आपको बताना है ये मैटर है या नॉन मैटर है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वो बताना है आपको नॉन मैटर है या मैटर है। पहला एग्जांपल्स है लाइट, ठीक है? तो मैं यहां पे मैटर को तो एम से डिनोट करे दे रहा हूं और नॉन मैटर को एनएम से डिनोट करूंगा। तो यहां पे टिक करना है एम पे और एनएम पे, ठीक है? और साथियों कमेंट्स में ये क्वेश्चन का आंसर देते रहना, मैं देखूंगा बाद में। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि कोई भी चीज है, मैं ये मार्कर ले लेता हूं, इसको पूछता हूं ये मैटर है या नॉन मैटर है, तो आपको जवाब देना है ये मैटर है या नॉन मैटर है। ये मैं आपको बाद में बता दे रहा हूं, पहले एग्जांपल्स देता हूं। मार्कर क्या है, यहां टिक करना है या यहां पे टिक करना है। तीसरी चीज मैं पूछता हूं आपको, आप लोग लव के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, अब लव की ही बात कर लेते हैं, प्यार की ही बात कर लेते हैं। वो मैटर है या नॉन मैटर है? अगर आप इसका जवाब दे दोगे तब तो मैं मानूं कि आपको लव के बारे में कुछ पता है। तो मैं एक और, चलिए मैं अपना ही एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसके बारे में भी बताना है ये मैटर है या नॉन मैटर है। एम और एनएम करके कमेंट करना है। अगर मैटर होगा तो आप एम कमेंट करोगे और नॉन मैटर होगा तो एनएम कमेंट करोगे। तो चौथा हो गया, मेरा नाम है सचिन गुर्जर, तो सचिन लिखे देता हूं। सचिन मैटर है या नॉन मैटर है? तो ये चार एग्जांपल्स आपसे पूछ रहा हूं और इनके बारे में आप बताना मैटर है या नॉन मैटर है। चलो मैं ही बता दे रहा हूं क्या चीज है। अगर मैं लाइट के बारे में पूछूं आपसे कि लाइट मैटर है या नॉन मैटर है, तो न तो लाइट वॉल्यूम कवर कर रही है,
सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, दो चीज देखनी है आपको। पहला तो उसके पास वेट होना चाहिए, एक प्रॉपर वेट होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, मैटर की, कि उसके पास एक वॉल्यूम होना चाहिए, एक फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी देखनी है। जब भी आपसे कोई पूछे कि मैटर क्या है, ये मैटर है या नॉन मैटर है, तो आपके माइंड में दो चीजें आनी चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में कि ये वेट है, इसके पास वेट होना चाहिए, और वो एक स्पेस कवर कर रहा है, उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। ये दो चीजें होनी चाहिए आपके पास, समझ रहे हो? जब भी आपको कोई पूछे मैटर क्या है, मैटर क्या है, दो चीजें क्लिक करनी चाहिए। पहला, दो चीजें क्लिक करनी चाहिए, पहला वेट, दूसरा वॉल्यूम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाइट क्या है? तो लाइट के पास ना तो वेट है, ना तो वेट है, ना ही वॉल्यूम है, तो ये लाइट क्या है? लाइट नॉन मैटर है। तो नॉन मैटर पे राइट का निशान लगा देंगे, ये नॉन मैटर है। अब मैं मार्कर के बारे में पूछूं, मार्कर के पास एक फिक्स वेट है और एक फिक्स एरिया कवर कर रहा है, इतना इतना एरिया कवर कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में, तो मार्कर क्या है? मार्कर है मैटर। मार्कर मैटर हो गया, ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है मार्कर, ये भी कर रहा है, और वेट भी है इसके पास, ये वॉल्यूम भी कवर कर रहा है, तो ये मार्कर क्या हुआ? मार्कर हुआ मैटर। ऑब्वियस, इस पे अपन लोग राइट का निशान लगा देंगे कि ये और आपको कमेंट भी करना है ये मार्कर क्या है, और आप अपने आंसर चेक कर लेना जहां पे मैं बता रहा हूं। तीसरी चीज क्या होगी? लब क्या है? लब लब के पास ना तो वेट है, ये सब सिर्फ फीलिंग्स है, ना तो वेट है, ना कोई वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो क्या है? लब। लब नॉन मैटर है। और मैं अपने बारे में पूछूं, मेरे पास एक फिक्स वेट है और एक फिक्स वॉल्यूम में कवर कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? मैटर हूं। सचिन मैटर है। अब अगली स्लाइड पे जाने से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैटर क्या है। तो अगली स्लाइड पे अपन जाएंगे, अगली स्लाइड पे समझेंगे। अगर कोई आपसे पूछे मैटर क्या है, तो ये दो चीजें आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं साथियों। अब मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है, मैटर का भी क्लासिफिकेशन हुआ है। मैटर भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है मैटर भी, एक ये और एक रसायन वर्गीकरण, एक भौतिक वर्गीकरण। एक केमिकल कंपोजिशन की वजह से मैटर को, केमिकल कंपोजिशन की वजह से डिवाइड किया है दो तरीके में, एक फिजिकल कंपोजिशन, एक केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से मैटर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। वो मैटर तीन पार्ट में, पहला तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से। और केमिकल कंपोजिशन की वजह से मैटर दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हिंदी में कहते हैं शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर को कहते हैं मिश्रण हिंदी में। हिंदी में भी समझते जाइएगा, यहां पे लिखी है हिंदी, मैं इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूं। और इसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ को प्योर सब्सटेंस, लिखे देता हूं जो इंग्लिश वाले हों तो। और मिश्रण को मिक्सचर कह देते हैं अपन हिंदी इंग्लिश में। इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से मैटर तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस को कहते हैं सॉलिड, द्रव्य को कहते हैं लिक्विड, और गैस को कहते हैं गैस, इंग्लिश में भी गैस कहते हैं। और केमिकल कंपोजिशन की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। समझ रहे हो मेरी बात को? अब वहां से भी फिजिकल का क्लासिफिकेशन तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन केमिकल का बढ़ा। शुद्ध पदार्थ भी, फिर आगे जाके दो भागों में फिर से डिवाइड हुआ है। एक तत्व को कहते हैं एलिमेंट्स, यौगिक, कंपाउंड्स। और मिक्सचर भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, समांग और विषमांग। मिक्सचर क्या होता है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है। मिक्सचर, प्योर और प्योर सब्सटेंस के बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस वह है, एक डेफिनेशन देता हूं। प्योर सब्सटेंस में एक ही प्रकार के एलिमेंट्स और एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हुआ जो भी सब्सटेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल्स दूं, इनका एग्जांपल्स देता हूं प्योर सब्सटेंस का।
अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जांपल देता हूं प्योर सब्सटेंस का, अगर मैं आपसे बोलूं H2 गैस, तो H2 गैस एक ही प्रकार के एटम से बनी होती है। जैसे H2 एक ही प्रकार के दो हाइड्रोजन से बना हुआ है। H2 एक ही प्रकार के एटम से बनी हुई है H2, तो ये क्या है? ये है प्योर सब्सटेंस। अगर दूसरा एग्जांपल मैं उठाऊं जिसमें दोनों एटम बराबर, दोनों एटम अलग अलग हो, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल होगा, जैसे मैं H2O क्या है? लिक्विड है। ये दो तरीके के एटम से बनी हुई है। ये दो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। ये दो तरीके के एटम से बनी हुई है। एक एटम है हाइड्रोजन और दूसरा एटम है ऑक्सीजन, लेकिन मॉलिक्यूल एक ही है। H2O लिक्विड है, मॉलिक्यूल एक ही है। मतलब प्योर सब्सटेंस में एटम और मॉलिक्यूल एक ही तरीके के एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो वो है प्योर सब्सटेंस। उसके एग्जांपल्स मैंने दोनों तरीके के दे दिए, जिसमें एक ही एटम है, जिसमें दो एटम है। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में एक से अधिक एटम हो या एक से अधिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। अगर मैं मिक्सचर का एग्जांपल देना चाहूं, तो अगर मैं मिक्सचर का एक एग्जांपल दूंगा, शुगर सॉल्यूशन। पहला एग्जांपल दिया मैंने शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहा गया? शुगर सॉल्यूशन दो तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। एक तो शुगर प्लस वाटर, दो तरीके के मॉलिक्यूल हुए ना, एक शुगर दूसरा वाटर, तो ये शुगर सॉल्यूशन कैसा एग्जांपल हुआ? मिक्सचर का। अगर दूसरा एग्जांपल दूं मैं शुगर सॉल्यूशन का, एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो ये दो तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। दो तरीके के एटम या मॉलिक्यूल के मिक्सचर से बना हुआ है, इसलिए एयर मिक्सचर का एग्जांपल हुआ। अब मिक्सचर भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, समांग और विषमांग। समांग को कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर और विषमांग को कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। समांग मतलब एटम और मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूशन में सेम प्रकार से डिवाइड है। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, आपको चीनी दिखती तो नहीं है, अगर घुल जाती है उसके बाद एक तरीके से एक ही प्रकार से एक ही उसमें घुल जाती है जो दिखती नहीं है। अगर विषमांग का एक एग्जांपल लूं तो ऑयल प्लस वाटर, ऑयल ऊपर चमकता है और वाटर अलग चमकता है। अगर दोनों को मिलाएंगे डेंसिटी के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। कम डेंसिटी होती है ऑयल की, इसलिए ऑयल ऊपर आ जाता है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए नीचे आ जाता है। तो ये कभी विषमांग तरीके से मिक्सअप होते हैं। और समांग मिक्सर मतलब जिसमें दिखाई ना दे, अगर मिलने के बाद पता ही ना चले कहां वाटर कहां चीनी। तो एक समांग का एग्जांपल बोलूंगा मैं, शुगर सॉल्यूशन। समांग का एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। अगर विषमांग का एग्जांपल से देना चाहूंगा तो विषमांग का एक एग्जांपल दूंगा, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल और वाटर कभी मिक्सअप नहीं होंगे सेम तरीके से, दोनों अलग अलग तरीके, दोनों दिखाई देंगे। ऊपर ऑयल होगा क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब घनत्व ज्यादा है, इसलिए वाटर नीचे रहता है, ऑयल ऊपर रहता है। अब तत्व भी तीन। अब यहां पे आते हैं, शुद्ध पदार्थ को दो में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या है? शुद्ध पदार्थ मैंने बताया जो एक ही तरीके के एटम या एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ कंपाउंड, उसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ, मतलब प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस तत्व को कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, और यौगिक कंपाउंड। मैं फिर से आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहूंगा। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स वो है एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बना हुआ। जैसे अगर मैं एलिमेंट्स का एक एग्जांपल देना चाहूंगा तो एलिमेंट्स का एग्जांपल है हाइड्रोजन देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें H, हाइड्रोजन किससे मिलकर बना हुआ है? H प्लस H। तो ये क्या है? ये है तत्व। अगर कंपाउंड की एक मैं बात करना चाहूंगा तो एक एग्जांपल दूंगा कंपाउंड का H2O, जो दो तरीके के एटम से मिलकर के बना हुआ है। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, वो एक ही एटम हो गया, और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो वो हो गया यौगिक का एग्जांपल, कंपाउंड का एग्जांपल।
और तत्व भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं वो मेटल होते हैं और राइट साइड वाले होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और एक जिगजैग लाइन बनती है उसको मेटेलॉइड बोलते हैं। मतलब धातु लेफ्ट साइड होती है, अधातु राइट साइड होती है, और उपधातु एक जिगजैग लाइन बनती है। जिगजैग मतलब ऐसी लाइन बनती है पीरियोडिक टेबल में, वहां पे उपधातु पाए जाते हैं। और यौगिक भी 2 तरीके का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन हो गया सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। और सारे एक एक मैंने उठा के एक का एग्जांपल दिया और एक की डेफिनेशन बताई, तो आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड क्या कह रही है अपनी। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भाग में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड क्या है? जिसका एक निश्चित आयतन हो, वॉल्यूम हो और एक निश्चित आकार हो। सॉलिड क्या है? जिसका एक निश्चित आयतन हो और निश्चित आकार हो। सॉलिड की अगर कोई पूछे ये चीज सॉलिड है या नहीं है, तो उसके लिए 2 चीज आपको याद रखनी है। उसका एक निश्चित आयतन होना चाहिए, फिक्स आयतन होना चाहिए, आकार होना चाहिए। ये 2 चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। उसका एक फिक्स आकार हो और एक फिक्स आयतन हो, दोनों चीज निश्चित हो तो वो सॉलिड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा पत्थर, तो कोई पत्थर है, पत्थर का आकार चेंज नहीं कर सकते आप, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? एक फिक्स आयतन है और उसके पास एक फिक्स वॉल्यूम है। अगर तोड़ोगे तो वो 2 भाग में टूट जाएगा, लेकिन उसका आयतन चेंज नहीं हुआ ना। तो इसलिए सॉलिड के अगर कोई पूछे ये ठोस है या नहीं है, तो 2 चीज आपके माइंड में आना चाहिए, उसका एक फिक्स आयतन होना चाहिए और फिक्स आकार होना चाहिए। ऐसे ही द्रव्य के बारे में बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है द्रव्य की? इसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार परिवर्तनशील है। भाई हमने सॉलिड के बारे में बात करी, तो सॉलिड में क्या होना चाहिए? एक फिक्स आयतन होना चाहिए, निश्चित आयतन होना चाहिए, निश्चित आकार होना चाहिए। लेकिन जब द्रव्य की बात आई तो उसमें आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार परिवर्तनशील है। अगर हम वाटर को लेते हैं, अगर वाटर को हम एक सिलेंड्रिकल शेप के एक किसी बर्तन में रखेंगे तो वो सिलेंडर का शेप बन जाएगा। उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, आयतन तो फिक्स है, लेकिन वो एक सिलेंडर है। अगर कप में रखेंगे तो कप शेप का हो जाएगा वाटर, तो इसका आकार निश्चित नहीं है। आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। तो लिक्विड में हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर ही ले लीजिए, उसके हिसाब से आप पता कर लीजिए। जैसे आकार के बर्तन में आप रखोगे लिक्विड को, वही आकार गेन कर लेता है, वो होता है लिक्विड। आपको एक चीज रखनी है याद, उसका आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। आकार जैसा कंटेनर होगा वैसा आकार प्रदान कर लेगा, वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा। तो अपन को वाटर की तरह ही बनना चाहिए जो किसी भी आकार में फिट बैठ पाए। अब गैस की बात कर लेते हैं, इसके दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं। अगर गैस की बात करी जाए, न तो इसका कोई फिक्स आयतन है ना कोई फिक्स आकार है। अगर ये कमरा है, अगर थोड़ी सी गैस अपन ले 5 ग्राम या जितनी भी ml में जितनी भी गैस लें, अगर इस इतने बड़े रूम में रख देंगे तो ये इतना बड़ा रूम ले लेगी और इतना बड़ा ही आकार ले लेगी और इतना बड़ा ही आयतन ले लेगी। तो ना तो इसका आकार फिक्स है ना आयतन फिक्स है। अगर पूरे एनवायरनमेंट पे फैला देंगे तो वो पूरे एनवायरनमेंट पे फैल जाएगी। तो ना इसका आकार फिक्स है ना आयतन फिक्स है। इसकी गैस की डेफिनेशन पता कर ली, कॉल गैस, मार्स गैस, कई सारे एग्जांपल्स हैं गैस के। समझ में आ गई तीनों चीजें फिजिकल सॉरी। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। कुछ इनके इंक्रीजिंग गैस, लिक्विड और ठोस के बढ़ते और घटते क्रम है किसी चीज के। अगर हम लें काइनेटिक एनर्जी, पहला एग्जांपल है गतिज ऊर्जा। मतलब इन तीनों को लेके गैस, द्रव और ठोस, गतिज ऊर्जा का क्रम क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? जिसके मॉलिक्यूल आपस में किसी फिक्स फोर्स से, कम फिक्स फोर्स से बंधे हुए। तो सबसे कम फिक्स फोर्स किसका है? गैस के मॉलिक्यूल है, जो इधर उधर डुलते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं और बहुत ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं।
लिक्विड के भी करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं उसकी कंपेरिजन में, गैस की कंपेरिजन। तो गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? गैस की ज्यादा होगी, उसके बाद होगी लिक्विड की, उसके बाद होगी सॉलिड की। सॉलिड के तो हिलते डुलते भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पीरियोडिक मोशन करते हैं बस। तो गैस का गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो गैस की सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव की, उसके बाद ठोस की। अब दूसरी बात आती है घनत्व की। घनत्व क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, नहीं, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसका ज्यादा होगा? द्रव का ज्यादा होगा, गैस का ज्यादा होगा, या सॉलिड का? ऑब्वियस सी बात है, आपके माइंड में ये चीज सोचते हुए भी आपके माइंड में आएगी कि ठोस का ही वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, मास ज्यादा होना चाहिए और वॉल्यूम कम होना चाहिए, उससे कम फिर द्रव का, फिर उससे कम गैस का। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? ठोस का होना चाहिए, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, और उसकी कंपैरिजन में, ठोस की कंपैरिजन में इसका मास कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, और गैस की बात करते हैं तो सबसे कम है। इसका ऑर्डर आपको पता चल गया, ये कुछ ऑर्डर्स हैं। अगर मैं आंतरिक आणविक आकर्षण फोर्स की बात करूं, इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सॉलिड के पार्टिकल और गैस के पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल लिए जाएं तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए वो सॉलिड की फॉर्म में है, और उसकी कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। आप हिला नहीं सकते हो, लिक्विड के पार्टिकल को तुरंत अलग कर सकते हो, सॉलिड के पार्टिकल को अलग करने में थोड़ा सा फोर्स गेन चाहिएगा। जो फोर्स आपको लग रहा है उनके पार्टिकल को अलग करने में, उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसके पार्टिकल को अलग करने में जितना भी फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका ज्यादा होगा? सॉलिड के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड का ही ज्यादा होगा। तो ठोस का सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। जो फोर्स उसके पार्टिकल को अलग करने के लिए जितना लग रहा है वही फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स है। और अंतक आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का, जो दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच का जितना भी स्पेस है, तो लिक्विड में ज्यादा होगा, गैस में ज्यादा होगा, या सॉलिड में ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, गैस के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, और उससे भी कम लिक्विड के, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड के। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस का सबसे ज्यादा होगा, गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद ठोस। ये चीजें समझ में आ गई। ये चीज, ये मैंने विद एग्जांपल और विद डेफिनेशन बताए हैं, तो आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रत्यास्थता। सॉरी, माफी चाहूंगा। तो प्रत्यास्थता को इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी? खींचने की टेंडेंसी, इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? मतलब जिसके मॉलिक्यूल को अलग करने में जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। आप लोगों के माइंड में इलास्टिसिटी सोचते ही अपन रबड़ को भी इलास्टिक बोलते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि रबड़ में और लोहे में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो आप लोगों को जवाब आएगा रबड़। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जिसको जितना फोर्स जो वस्तु झेल सके वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगी। जैसे अगर अपन लोहे को तोड़ने में कितना फोर्स लगाएंगे, रबड़ की कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा, तो वो ज्यादा इलास्टिक हुआ। तो ठोस की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, इसके बाद द्रव की, उसके बाद गैस की। समझ रहे हो? ऐसे ही कोएसिव फोर्स है। मतलब कोएसिव फोर्स क्या है? अगर दो अपन ने पदार्थ लिए, ठीक है, दो वस्तु ली, सॉलिड है या जो भी गैस है, दो लिक्विड लिए, तो उनके आपस में लगने वाला फोर्स वो कोएसिव फोर्स होता है। वो किसका ज्यादा होता है? ठोस, द्रव, गैस। और विसरण के भी बारे में बात करते हैं। गैस, द्रव और ठोस, इसके ऑर्डर हैं। ये सारे ऑर्डर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में फिट हो गए, इनकी डेफिनेशन फिट हो गई, आपको याद तो अपने आप हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ठोस, द्रव, गैस के अलावा, पदार्थ के अलावा, पदार्थ की दो अवस्थाएं और होती हैं। एक होती है प्लाज्मा स्टेट, जो सूरज, तारे जो भी होते हैं उनकी प्लाज्मा स्टेट होती है। इनके बारे में पता कर लेते हैं। प्लाज्मा स्टेट
प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था की इनकी ये लिखा हुआ है, वही पढ़ लीजिए, वही काफी है। प्लाज्मा कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता, ठीक है। प्लाज्मा की पहचान एक साइंटिस्ट थे सर विलियमसन क्रूप्स, जो 1879 में हुई थी। प्लाज्मा अवस्था की ठोस द्रव गैस के अलावा एक अवस्था है, चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था। और लेकिन प्लाज्मा का नाम इरविंग और लैगम्यूडर ने दिया था। ये सारी चीजें हैं, साइंटिस्ट के नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि नाम किसने दिया था। अगर किसी ने पूछ लिया प्लाज्मा का नाम किसने दिया था, तो नाम अलग साइंटिस्ट ने दिया था, और प्लाज्मा की पहचान किसी और साइंटिस्ट ने की थी। उन साइंटिस्ट का नाम था सर विलियमसन क्रूप्स। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, तापमान इतना होता है, और सूर्य और तारों की अवस्था की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। जो सूर्य और तारे चमकते हैं ना, वो किस कारण चमकते हैं, वो प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, इसी कारण चमकते हैं। अपन अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अपनी अगली स्लाइड क्या कह रही है? पांचवी अवस्था क्या होती है? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बस अब इतना ही याद करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना याद करना है, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, तो बस इतना याद रखिए। 5 अवस्था होती हैं, उसमें पांचवी अवस्था है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अपन आते हैं पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज की डेफिनेशन इसमें लिखाई है, यह एक अस्थाई मतलब रिवर्सिबल चेंज है। अस्थाई चेंज मतलब फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज को अपन एक सिंपल भाषा में समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल चेंज क्या है? इनका आपस में इंटरचेंजेबल होना, इनका आपस में बदलना, सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, यही है फिजिकल चेंज। तो ये रिवर्सिबल है। लिक्विड से गैस भी बन सकता है, गैस से लिक्विड भी बन सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन फिजिकल चेंज के लिए, वाटर लेते हैं। वाटर लिक्विड है, वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में बन जाता है, और वो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये अस्थाई चेंज है, ये कभी भी बदल सकते हैं, वो है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होते हैं अस्थाई चेंज। और केमिकल चेंज ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। मतलब अगर हमने कार्बन और ऑक्सीजन ली, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अपने आप कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके लिए कुछ फोर्स देना पड़ेगा, कुछ हीट देनी पड़ेगी हमको, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब कन्वर्ट होगा। अगर अपने आप चेंज हो रहा है तो वो हो रहे हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी बात समझ में आई आपको? और समझ में भी आनी चाहिए। मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो समझ में भी आनी चाहिए साथियों। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आप अपनी अगली स्लाइड क्या कह रही है? ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और इन एग्जांपल्स की मदद से भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना में आएगा कि फिजिकल परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। फिजिकल परिवर्तन, अब देखो, CO2 से सूखी बर्फ बनना। CO2 क्या है? गैस है। गैस से क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है। तो गैस से सॉलिड बन रहा है, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती क्या होती है? सॉलिड होती है। मैंने क्या बोला था? अगर फिजिकल चेंज, आप सिंपल सी बात कर लीजिए, अगर कोई पूछे आपको ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो आप 3 चीजें उठाना, सॉलिड उठाना, लिक्विड उठाना और गैस उठाना। अगर ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो रहे हैं तो वो आपका फिजिकल चेंज है, अगर ऐसा नहीं है तो वो आपका केमिकल चेंज है। तो देखो यहां पे क्या हुआ? गैस से सॉलिड बना, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। ये समझ में आया? मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती क्या होती है? मोम की बनी होती है, वो सॉलिड होती है। ठीक है, सॉलिड से जब पिघलती है तो लिक्विड बन जाती है, तो ये क्या है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। पानी से बर्फ बनना, पानी क्या होता है? लिक्विड होता है, और लिक्विड से बर्फ बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो ये कन्वर्ट क्या हुआ? ये भी फिजिकल चेंज हुआ। पानी का वाष्प बनना, समझ रहे हो? गैस बनना। पानी क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस बन रही है, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। चीनी या नमक का पानी, चीनी क्या होती है? चीनी सॉलिड होती है, नमक भी पहले सॉलिड होता है, लेकिन पानी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। ये भी सॉलिड होता है। ये दोनों किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। आपस में सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है।
तो क्या है? फिजिकल चेंज है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। और शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से गैस में चेंज हो जाना। तो यहां पे सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, ये क्या है? फिजिकल परिवर्तन है। कपूर का जलना, ये भी फिजिकल चेंज है। रेत का पानी में घुलना, सिंपल सी बात है। फिजिकल चेंज अगर कोई पूछता है तो ये तीन का इंटर कन्वर्टिबल चेंज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, मक्खन का खट्टा होना, दूध से मक्खन बनता है, इसमें केमिकल क्रियाएं होती हैं। अपना लैक्टोबैसिलस एसिड होता है, वो कुछ केमिकल छोड़ता है जिसके कारण मक्खन बनता है। तो ये केमिकल क्रियाएं होती हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर जल रही है, अगर मोमबत्ती पिघल रही है, वो तो फिजिकल चेंज है। अगर मोमबत्ती जल रही है तो क्या होता है कि CO2 ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो वो केमिकल परिवर्तन है, उसको बोलते हैं रसायन परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना, ये भी खाने का पचना, डाइजेशन सिस्टम है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है, कई सारे कैटालिस्ट, कई सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो केमिकल चेंज है। समझ रहे हो? लकड़ी का जलना, ईंधन का जलना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, अगर मॉइस्चर होगा और ऑक्सीजन मिलेगी तभी लोहे पर जंग लगती है, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो साथियों, चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो कमेंट में कर देना। अगर कोई भी टॉपिक हो उसको पढ़ाने की आप अगर जिज्ञासा रखते हो तो कमेंट में कर देना, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और कोई भी टॉपिक होगा उसको भी पढ़ाऊंगा कमेंट में। और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उनके जवाब भी कमेंट में दे देना, मुझे खुशी मिलेगी। धन्यवाद। इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं।